नमस्कार। अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आज हमारा ये टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। रोशन। तो रोशन को अपने दादाजी से एक नोट मिला है, यानी कि नया नोट है, और वो उस नोट पे ध्यान से देखती है कि महात्मा गांधी का फिगर है और एक उसके दाहिने तरफ जो है एक शेर का फिगर बना हुआ है। अब वो शेर क्यों बना है, उसके मन में जो है सवाल आता है। उन्हीं सब सवालों का जवाब इस चैप्टर के माध्यम से दिया गया है कि आखिर जो हमारे कॉइन्स होते हैं या जो हमारे भारतीय करेंसी के नोट हैं, 10 का है, 20 का है, 100 का है, 2000 का है, तो शेर की जो फिगर होती है ये क्यों होती है, उसी के पूरे रेफरेंस के लेते हुए हम ये आपका जो है आज का अध्याय इसे हम कंप्लीट करेंगे। एक बहुत बड़ा राज्य यानी कि साम्राज्य। तो यदि राज्य बड़ा हो जाएगा तो उसे हम साम्राज्य बोलेंगे। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है। फिर उन्हें सारनाथ जो है ये जगह है यूपी के, आप वाराणसी में जाएंगे तो उसी के पास में ये जगह है सारनाथ। एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, यानी कि अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जो है भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट है, यानी कि चक्रवर्ती का मीन्स होता है एक एंशिएंट इंडिया की एक मेजर यूनिट है योजना, यानी कि ऐसा राजा जिसके मतलब जो है राज्य की लंबाई और चौड़ाई जो है 700 योजन हो। कितनी? 700 योजन। अब एक योजन में 1000 किलोमीटर होता है, यानी कि लगभग जो है 60,000 किलोमीटर जो है जिसके राज्य की लंबाई और चौड़ाई हो, उस राजा को चक्रवर्ती राजा बोलेंगे। तो जो हमारे अशोक राजा हैं ये बहुत बड़े राज्य के लगभग पूरे मतलब जो है भारतीय महाद्वीप पर लगभग जो है पूरे पे इनका शासन है। आज का हम अफगानिस्तान ले लें, पाकिस्तान है, इंडिया है। इंडिया का जो साउथ इंडिया का जो है जो तमिलनाडु वाला पोर्शन है बस वही बचा हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट में बंगाल से के आगे का जो क्षेत्रफल है आसाम का या उससे आगे जो राज्य है वो क्षेत्र बचा हुआ है इनके राज्य के ग्रहण के लिए। तो इतने बड़े राज्य पे ये राज करते हैं अशोक महान राजा, तो इसलिए इन्हें जो है भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा, कौन है दादा, अशोक के फादर का जो नाम है वो है बिंदुसार, और बिंदुसार के फादर का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी है मगध में। 16 महाजनपद थे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे। 16 महाजनपद हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, हमारी पूरी पूरी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी। जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है वो जाके वहां से देख सकते हैं। बहुत अच्छे से टू दी पॉइंट और बहुत आराम से जो है पूरा अच्छे से डिस्कस किया गया है। और अपने फ्रेंड्स को और जो आपके स्कूल के सहपाठी हैं सभी बच्चों को बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अमरीन पाठशाला हमारे चैनल का नाम है, और बेल आइकन को जो है दबाएंगे जिससे आने वाली क्लास का नोटिस आपको मिलता रहे। देखते हैं बच्चों, तो अशोक के दादा जो है चंद्रगुप्त मौर्य हैं। लगभग 2300 साल पहले जो है इनका राज्य था। चाणक्य या कौटिल्य, देखो ये एक ही नाम है बच्चों, चाणक्य कह दो या कौटिल्य कह दो, और एक नाम और है
वो है विष्णुगुप्त। ये जहां भी तीनों नाम मिलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक ही आदमी है ये बहुत बुद्धिमान जो है ब्राह्मण थे, ठीक है। ने एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की, तो इनकी सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध के राजा बनते हैं। जो उससे जो पहले के वंश हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जो ये चाणक्य हैं, इन्होंने किताब लिखी है अर्थशास्त्र। क्या कि बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो बच्चों ये जो किताब है ये भारतीय राजनीति पर, यानी कि राजनीति यानी कि पॉलिटी के ऊपर ये किताब है। ये आता है कि इस जो ये चाणक्य द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, इसका विषय क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर यह लिखी गई है। तो ये बुक जो रिटन हुई है ये हुई है पॉलिटी, यानी कि राजनीति की बातें इसमें है, ठीक है। वंश किसे कहते हैं? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का लड़का अशोक। तो बच्चों ये हम बात कर रहे हैं जो आज का आधुनिक बिहार है, आधुनिक बिहार, ठीक है। अगले मैप देखो, हम देखो ये जो है लगभग देखो ये इलाका है, ठीक है, ये आधुनिक बिहार का इलाका है इस तरीके से। अब तो इसमें जो है आपका जो है झारखंड अलग कर दिया है, लेकिन पूरा जो हम लेंगे ये, तो यहाँ पे जो है गंगा और सोन नदी है उसका जो है क्षेत्र है ये। तो 16 महाजनपदों में हमने आपको बताया है, तो उसी में से एक महाजनपद है मगध महाजनपद। जो हमने ये सर्किल किया है रेड में, इस लगभग इस इलाके में इनका जो है शासन है। तो ये मगध राज्य पे जो मतलब कई वंश के राजा हुए हैं जिन्होंने इसे जो है, इस वंश के राजाओं ने जो और महाजनपद है लगभग सबको जीत के और एक जो है विशाल मतलब अखंड भारत साम्राज्य की इन्होंने जो है स्थापना करी है। तो थोड़ा सा रेफरेंस हम उसका देते थे, आपको देते हैं बच्चों। चाहे तो आप जो है क्लास को स्लो करके उसे लिख सकते हैं, या नॉर्मली आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे सुन सकते हैं, जिससे ये चैप्टर आपकी समझ में आ जाए। देखते हैं बच्चों, जो मगध राज्य है तो इसमें जो पहला वंश है जो हमारे साहित्य में हमें मिलता है हिस्ट्री में, वो है हर्यक वंश। इसकी स्थापना हुई थी 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। तो इस वंश में जो राजा हुए हैं बिंबिसार राजा हुए हैं, बिंबिसार राजा हुए हैं, और बिंबिसार के बाद हुए हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है जो काशी और वज्जी जो है ये है महाजनपद, ये इनको जो है जीत लेंगे। उसके बाद में अजातशत्रु के बाद में उदयन है। उदयन जो है ये इनको जो है उदयन को के बाद जो है सीसु नाग वंश आएगा। तो सीसु नाग वंश के जो राजा हैं कालाशोक हैं, ठीक है, जिनके मतलब जो है कार्यकाल में सेकंड बौद्ध महाजनपद होती है, ठीक है, वैशाली में। तो ये जो है अवंती और वत्स महाजनपद को जीत लेंगे। इसके बाद में नंद वंश है, जो है महानंद है, फिर इसमें जो है घनानंद है, ये लास्ट बादशाह है। अब घनानंद को जो है चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य इनको जो है हरा देगा। तो मौर्य वंश की स्थापना हो जाएगी, जिसका डेट है 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है 323 ईसा पूर्व से 295 ईसा पूर्व, लगभग जो है 28 साल का शासन है इनका। इनके बाद में इनका लड़का बिंदुसार आएगा 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। उसके बाद में जो है अशोक महान आएंगे। अशोक महान जो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, लगभग जो है इनका 41 वर्ष का शासन पीरियड है, ठीक है। तो बच्चों का जो मतलब बौद्ध धर्म की किताबें हैं, बौद्ध धर्म का साहित्य है, उसमें कहा जाता है कि इन्होंने लगभग जो है अपने काफी सारों मतलब जो है लगभग 99 भाइयों की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। ऐसा हमें जो है सिंगली अनुश्रुति है, यानी कि श्रीलंका का जो है बौद्ध धर्म के ऊपर जो साहित्य लिखा गया है उसमें ये बात बताई गई है, ठीक है। अब जो है बच्चों, अब हम बताते हैं जो इनकी मतलब माता हैं, तो इनके
तीन माताएं थी इनके, यानी कि इनके जो फादर थे उनके तीन बीवियां थी। शुभदांगी है, धम्मा है और जो है पासाविका है। इनकी जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी है उनके जो है 5 पत्नी है। वेदिस महादेवी, तिस्त रक्षिता, ऐसंदी मित्रा और चौथी है पद्मावती और 5वीं है कारुवाकी। यानी कि जो इनके स्तंभ लेख हैं तो उसमें जो है इन्हीं का ही जिक्र आता है, जो एक कारुवाकी है। अब इनके बच्चों जो हैं 4 पुत्र हुए हैं, ठीक है। पद्मावती से कुणाल हुए हैं, कारुवाकी से जो है तीवर हुए हैं और 2 पुत्र और हैं इनके, जालोक और महेंद्र। ये महेंद्र वही हैं जिनको जो है श्रीलंका इनको भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इनके जो है 2 पुत्रियां थी अशोक महान के, संघमित्रा और चारुमती। तो इनके दो पुत्रियां हैं और 4 इनके लड़के हैं, 5 इनके बीवी हैं और इनकी जो माता है 3 माता थी इनकी, ठीक है। अब बच्चों हम इनका जो है, अब देखो इन्होंने जो है ये स्तंभ आया है अशोक स्तंभ, देख रहे हो। तो ये अशोक जो स्तंभ है, आप इसका जो है इसकी बनावट आप देखें, इसके 4 तरफ जो है यानी कि दाएं बाएं आगा और पीछे, ठीक है, चारों तरफ जो है 4 सिंह बने हुए हैं। नीचे जो है देखो ये एक सर्किल है, पहिया चक्र, इस चक्र में जो है 24 जो है तिल्ली है। देख रहे बच्चों, ये जो भारतीय तिरंगा है उसमें भी नीले कलर में जो है चक्र होता है जिसमें जो है 24 तिल्ली होती है, ठीक है। अब ये चक्र हमें क्या बताता है, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो जो है सारनाथ गया में उनको मतलब जो है ध्यान ज्ञान प्राप्त हुआ और गया से वो चलकर आते हैं सारनाथ में, वाराणसी के पास सारनाथ है यूपी में। तो वहां से जो है वो अपनी जो है शिक्षा स्टार्ट करते हैं। तो वो जो शिक्षा स्टार्ट करते हैं वो जो ज्ञान का प्रचार करेंगे तो उसको ज्ञान के प्राप्त प्रचार करने का जो मतलब सिंबल है, ठीक है, वो जो है हमारा ये इनका जो है चक्र बताता है, समझ रहे हो। इसमें 24 तिल्ली है यानी कि वो समय को बताता है। और ये नीचे जो है इसमें ये कमल का जो है उल्टा फिगर है, कमल का यानी कमल का फूल जो है उल्टे तरीके से इसमें इस तरीके से जो है मौर्य काल में बनाया गया है। अब बच्चों इनके जो है जो अशोक महान है इनके जो है शिलालेख है, यानी कि इन्होंने अपने जो इनका राजपाट है उसको जो है उसकी राजपाट की जानकारी डायरेक्ट जो है इन्होंने जनता से इंटरेक्ट किया है, जनता को अपनी बातें इन्होंने बताई हैं, ठीक है। तो वे जो बातें बताई हैं तो वो जो है इनका शिलालेख है इनके। तो शिलालेख जो है वो भी 5 तरह के हैं, मतलब जो है जो उनके लेख हैं उनके वो जो है 5 तरह के हैं। एक तो वृहद शिलालेख यानी कि बड़े शिलालेख है, सिंपल शिलालेख भी बोलते हैं। दूसरे हो जाएंगे लघु शिलालेख, ठीक है, और स्तंभलेख यानी कि बड़े स्तंभलेख और छोटे स्तंभलेख, और एक तीसरा हो जाएगा जो है सेपरेट शिलालेख यानी कि पृथक शिलालेख। अब बच्चों शिलालेख जो है यानी कि शिला मीन्स होता है पहाड़, यानी किसी पहाड़ी पर जो है इन्होंने जो है उसको खुदवा दिया है, ठीक है। तो उसे हम जो है वृहद शिलालेख या सिंपल शिलालेख इनके जो है बोलेंगे। अब माने किसी छोटे से उस पर मतलब पहाड़ी पे या शिला पे छोटे वाले उस पर पोर्शन पर लिखवा है तो उसको लघु शिलालेख। तो जौन से बड़े शिलालेख है उनकी संख्या 14 है, देखो ये आपके मैप में इनकी फिगर भी दी गई है। और जौन से छोटे शिलालेख है, समझ रहे बच्चों, उनकी संख्या जो है वो जो है 4 है। अब जो इनके व्रत स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख कहते हैं जो खंबे की तरह है, यानी खंबे की तरह इन्होंने जो है पत्थर को कटवाया है, उस पर अच्छे से पॉलिश वगैरह करके उस पर अपना संदेश लिखवाया है। तो जो ये स्तंभ लेख है यानी कि जो मतलब खंबे के रूप में है, सीधे पिलर की तरह है, पिलर, वो इनके 7 है। अब वो भी 2 तरह के हैं, एक तो बड़े मतलब व्रत शिलालेख, सॉरी व्रत स्तंभ लेख, बड़े मतलब थोड़े मोटे भी हैं और बड़े भी हैं लंबाई में। एक है छोटे आकार के, छोटे आकार के जो हैं वो है इनके लघु स्तंभ लेख, उनकी संख्या जो है 6 है, ठीक है बच्चों। और फिर इनके जो है व्रत शिलालेख हो जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो है धर्म का प्रचार किया है। तो शुरू में जो है ये मतलब युद्ध करते हैं, इन्होंने जो है
जो इनका राज्य अभिषेक हुआ है वो राजा बनने के 4 साल बाद हुआ है, यानी कि 269 ईसा पूर्व में। 4 साल तक जो है सत्ता संघर्ष का इनके भाइयों से इनका संघर्ष चलता है, राजा जो है अशोक का। फिर ये अपने भाइयों को मारने के बाद में जो है 4 साल बाद जो है अपना राज्य अभिषेक करते हैं, और उसके 8 साल बाद जो है इनका एक युद्ध होता है कलिंग। देखो कलिंग बच्चों, देखो ये है, देखो लिख भी रहा है आपके इसमें, सॉरी सॉरी बच्चों, ठीक है। ये कलिंग जो आज का उड़ीसा है, आप हमारा उड़ीसा आज का जो है, जो उड़ीसा है स्टेट, तो वही क्षेत्र है ये। तो कलिंग का जो है उस टाइम बहुत मतलब व्यापार के लिए बहुत अच्छा मतलब इसका जो है स्थल था ये। तो यहाँ से जो रास्ता है वो कलिंग के जाने के लिए, यहाँ पे एक बंदरगाह है तामरलिप्ति। तामरलिप्ति बंदरगाह जो है इसी राज्य में पड़ता था। तो वे ये क्या करते हैं, जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग महाराज्य पे जो है ये अटैक करते हैं, और यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लोग मारे जाते हैं। लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं, और 1.5 लाख लोग जो है जख्मी मतलब बंदी बनाए जाते हैं, और काफी सारे लोग जो है कई लाख उसमें अपना घरों का जो है उजाड़ होता है, संपत्ति का नुकसान होता है। तो यहाँ पे जो है फिर ये बौद्ध धर्म से जो है प्रेरित हो जाते हैं, इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है जब इतनी बड़ी मारकाट ये देखते हैं कि ये इस युद्ध विजय के स्थान पर मैं जो है धम्म विजय यानी कि धर्म की विजय की तरफ चलूंगा। जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है उसे ये अपनाएंगे, और बौद्ध धर्म की शिक्षा को अपनाने के बाद में उसका ये जो है प्रचार करेंगे। उस प्रचार के उसमें जो है अपने ये लड़की और लड़के को भी जो है उसके प्रचार के लिए भेजते हैं श्रीलंका, और जो इनके और अनुयायी हैं उनके भी जो है ये मतलब मध्य एशिया में और पड़ोसी मुल्कों में ये भेजते हैं। और उसी के उसमें जो है ये जो इनके ये शिलालेख हैं, ये जगह जगह पूरे इंडिया में जहां पे इनका शासन है वहां पे अपना शिलालेख लगवाते हैं। इस तरीके से बच्चों हमने आपको मोटा इसका रेफरेंस ब्रीफ रेफरेंस आपको दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। ठीक है, देखो ये रहे, यह तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है, उज्जैन है। ठीक है, ये उस टाइम के इनके राज्य के ये जो है नगर महानगर हैं। इनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शहर नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल और का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की उनकी जो है पोशाक या वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों का नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे। ठीक है, अब जो है हम इस मानचित्र का हम अच्छे से अध्ययन करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ये मानचित्र 5 है। मौर्य साम्राज्य इस युग के प्रमुख नगर और अभिलेख के प्राप्ति स्थल, यानी कि जहां से हमें इनके लेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, लघु स्तंभ लेख मिले हैं, लघु शिलालेख मिले हैं या वृत्त शिलालेख मिले हैं। 5 तरह के इनके शिलालेख हैं। उनके स्थान जो है हमें जो ये रेड सिंबल से दिखाए गए हैं, ये उनके स्थान है। और जो सिंपल ब्लैक सिंबल से दिखाए गए हैं, ये ब्लैक सर्किल से, ये उस टाइम पीरियड में यहाँ उस जो है महानगर थे। ठीक है, पहले हम देखते हैं, देखो ये कंधार है। क्या है? कंधार, ये अफगानिस्तान में है और लंपक है। तो कंधार में जो हमें वृत्त शिलालेख मिला है, यानी कि बड़ा शिलालेख मिला है, ये जो है 2 भाषा में है, यानी ग्रीक भाषा में है और अरेमाइक लिपि में है। अरेमाइक लिपि जो हमारे यहाँ स्टार्ट होती है बच्चों, वो होती है जो हमारे मतलब जो है ईरान के जो लोग
यहाँ पर आए थे, ठीक है, जैसे सासानी साम्राज्य था, उन्होंने यहाँ पे जो है कब्जा कर लिया था, तो उनके यहाँ के जो लोग उसके टच में आए, तो यहाँ एक मतलब एक नई भाषा स्टार्ट होती है, एक नई स्क्रिप्ट या लिपि स्टार्ट होती है, वो है हमारी अरामाइक। ठीक है, जो ग्रीक है हमारे, जो सिकंदर महान के टाइम में जो यहाँ पर आए थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जो है राज्य, इसमें जो है उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, यहाँ पे उन्होंने जो है अपना राज्य स्थापित किया था यूनान के लोगों ने। तो वो लिपि जो यहाँ पे चल पड़ी वो थी आपकी ग्रीक लिपि। तो इस इलाके में इन लिपियों के जानने वाले लोग यहाँ पे मिलते हैं, तो शिलालेख भी इसी लिपियों में यहाँ पे लिखवाए गए हैं। कांधार का जो है बाइलिंगुअल है, कि दो भाषाओं में है, अरामाइक और ग्रीक। लंपक है, ये अरामाइक लिपि में है। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, ये दो जो हैं ये पाकिस्तान के नॉर्थ में है। तो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी ये जो है खरोष्ठी और आपकी अरामाइक, ये दो लिपियों में हमें मिलते हैं। तक्षशिला जो है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे विश्वविद्यालय है उस टाइम में, ठीक है। जो चाणक्य हैं वे यहीं के मतलब प्राचार्य थे इसी के। इसके बाद में जैसे कलसी है, ये कलसी। अब देखो जैसे ये बच्चों दिल्ली है, दिल्ली से यदि आप जो है तक्षशिला या इधर पेशावर या इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे एक रूट था इस तरीके से, ये रूट इस तरीके से था, कश्मीर होते हुए, उत्तराखंड होते हुए, ठीक है, ये रूट इस तरीके से था। तो इसी रूट पे कलसी यानी कि देहरादून, देहरादून जो शहर है उसी जिले में आता है, लेकिन ये सिटी के अंदर नहीं है। सिटी से लगभग जो है 50 या 56 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, लेकिन देहरादून जिले में ही आता है उत्तराखंड के। तो यहाँ पे कालसी का जो है शिलालेख, वृहद शिलालेख यहाँ पे मिला है। टोपरा ये हरियाणा में है ये, ठीक है, और ये दोनों जो है लगभग यमुना नदी इनके पास से है। ये दिल्ली में है, ये भी जो है दिल्ली में यमुना नदी बहती है, ठीक है, ये भी हमें यहाँ मिला है। एक मिला है हमें मेरठ। अच्छा, मेरठ को और टोपरा वाले को जो है इसमें सल्तनत काल में जो है बादशाह जो है दिल्ली ले आए, ठीक है। अब आते हैं इधर लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है ये नेपाल में है, ठीक है, तराई इलाका है नेपाल का, इंडिया का बॉर्डर है यहाँ पे है। रामपुरवा और लोरिया रेंज ये जो है हमारे बिहार में है। पाटलिपुत्र जो शहर हो गया, ये कैपिटल भी है उस टाइम मगध की, जो अशोक महान राजा है उनकी कैपिटल भी है। सारनाथ वाराणसी में हो गया। कौशाम्बी ये जो है इलाहाबाद से मिला हुआ जिला है, ठीक है, गंगा यमुना के संगम पर। गुज्जर, गुज्जर जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। रूपनाथ ये मध्य प्रदेश में है। सांची है ये भी मध्य प्रदेश में है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ये उस टाइम का जो है नगर है। दक्षिणा पथ को जाने वाला जो रास्ता है उसी पर जो है ये पड़ता था। एक रास्ता इस तरीके से उज्जैन होते हुए और भड़ोच बंदरगाह है वहां पर जाता था। एक रास्ता इसे जो उत्तरापथ है ये यहाँ से होता हुआ श्रावस्ती होता हुआ, मथुरा श्रावस्ती होता हुआ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से यहाँ से जो है ताम्रलिप्ति जो है बंदरगाह है, ठीक है, इधर जो है आता था। तो ये हो गया, सांची हो गया, पंगुरिया, ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में है। सोपारा ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, बंदरगाह भी है। और गिरनार ये गुजरात में हो गया। इधर ये मस्की और ब्रह्मगिरी और सन्नाटी ये तीनों कर्नाटक में है बच्चों, ठीक है। येरगुडी जो है आंध्र प्रदेश में है। और ये धौली और जोगढ़ ये जो है उड़ीसा में है, लगभग जो है समुद्र तट के पास में ही है, किनारे पर तो नहीं है, पास में है, उड़ीसा में आज के में। तो ये इन जगहों से हमें जो है, जो हमारे अशोक महान राजा हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका एक बहुत बड़ा महासाम्राज्य है, तो इनके शिलालेख हमें यहाँ पे मिले हैं, जिनमें इनके जो है शासन करने की और जो है बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने की बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया है। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? बिल्कुल सिंपल है। राज्य साम्राज्य से इस तरीके से भिन्न है कि राज्य के अपेक्षा जो है साम्राज्य, कंपेयर में साम्राज्य एक बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जब साम्राज्य बड़ा है तो उस पर शासन करने के लिए बहुत बड़ी जो है सेना होगी और शासन करने के लिए बहुत बड़ी नौकरशाही होगी। तो इसमें जो है इसी का अंतर है। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था।
पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। और इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा मतलब जो है अधिकारी गण है, तो उनकी सैलरी के लिए जो है कर लगाना बहुत बड़ा आवश्यक था। तो बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों की और कर इकट्ठे धन की जरूरत पड़ती थी, जो कर के माध्यम से प्राप्त होता था। तो बहुत सारे अधिकारियों की अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती होती थी। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से नियंत्रण रखता था अपने राज्य पर। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, ठीक है। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तक्षशिला जो है, जो उत्तर का हमारा इलाका है, उसकी छोटी सी राजधानी बना दी थी शासन करने के लिए, और मध्य भारत के लिए उज्जैन, ठीक है। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बना दिया जाता था। जैसे अशोक महान थे, तो अशोक महान राजा बनने से पहले जो गवर्नर थे, ये उज्जैन के गवर्नर थे। कहाँ के? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में भी इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है बच्चों? नजराने का मीनिंग होता है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जहां पर नियमित कर इकट्ठा नहीं होता है, तो वहां के लोग जो है स्वेच्छा से जो भी उनके पास में साधन है, मानो अनाज है या कोई और चीज है, वो जो है राजा को या राजा के आदमी को गिफ्ट करते थे। उसे नजराना बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राजधानी में सम्राट, ठीक है। मेगस्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर। बच्चों आपको बताना चाहेंगे, सिकंदर महान जो है 326 ईसा पूर्व में इंडिया आते हैं, लेकिन वे रावी तटी जो है हमारी, जो रावी नदी है, उसके तट से वो वापस हो जाते हैं पंजाब में, ठीक है। तो अब उन्होंने जो है, जो पाकिस्तान का इलाका है या रावी तटी के वेस्ट में जो इलाका है, वो सब पर जो है उनका शासन होता है। तो रास्ते में जाते हुए ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो इस तरफ का जो राज्य है, तो ये मिलता है सेल्यूकस निकेटर को। ईरान से लेकर और हमारा जो है रावी नदी के तट तक का जो इलाका है, इसके राजा कौन है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है ये समकालीन हो जाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में नंद वंश को समाप्त करने के बाद में राजा बनते हैं चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारे भारत में जो राजा हैं मगध के, वो मौर्य हैं। और वेस्ट में जो है ये तुम्हारा पंजाब और कश्मीर, इससे जो है लेफ्ट की तरफ को चलेंगे, जो आपका आधुनिक पाकिस्तान है, अफगानिस्तान का इलाका हो गया, और जो है ईरान तक, इसके राजा हैं सेल्यूकस निकेटर। तो इनका एक राजदूत है मेगस्थनीज। राजदूत कहते हैं बच्चों, जैसे एक राजा दूसरे राजा के यहाँ के, उसका मतलब शासन किस तरीके से चल रहा है, और आपस में मतलब जो है बातचीत करने के लिए, और सांप्रदायिक मतलब सांप्रदायिक यानी कि सद्भावना के लिए एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है, उसके लिए अपना जो है आदमी वहां पे रखते थे। दूसरा राजा उसके दरबार में रखेगा, तो उसे हम बोलते हैं राजदूत। ये आज की संस्कृति में भी, आधुनिक जो अब देश है हमारे, उनमें भी ये चीज चलती है। तो मेगस्थनी जो है ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हैं, जो मगध जनपद में रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। यहाँ पर हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो किताब लिखी है, जो लिखा है, उसका एक अंश है यहाँ पे। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न बनता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाते हैं। उनके अंग रक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते हैं।
कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर ट्रेंड तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिरों के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे होते हैं कहीं कोई उनकी हत्या की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसके खाने को चखते हैं। वे लगातार देर रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र उनकी राजधानी है मगध की। ठीक है, यह एक विशाल खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। प्राचीर कहते हैं एक दीवार से। पूरे का पूरा शहर जो है एक प्राचीर यानी कि एक दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज, ठीक है, और 64 दीवार है, यानी कि लगभग 64 में गेट है एंट्री के लिए और आने के लिए, और लगभग जो है 570 बुर्ज। बुर्ज कहते हैं जैसे सुरक्षा की भावना से दुर्ग टाइप बना देते हैं, यानी कि दीवारों में जो है अटैच होते हैं ये, और उस पर कई मंजिल का बना देते हैं टावर की तरह। उस पर जो है इनके सिक्योरिटी यानी कि सैनिक उस पर रहते हैं जो दूर तक का देखते हैं सिक्योरिटी के पर्पज से। 2 और 3 मंजिलों वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के घर हैं। राजा का महल भी कांच यानी कि लकड़ी का बना है, जिसमें पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ से उद्यान यानी कि बाग वगैरह हैं। चिड़ियों के लिए बसेरे बने हैं। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उसे क्यों चखते थे? बिल्कुल सिंपल बात है, राजा की सेफ्टी के लिए। राजा की जो है हत्या ना हो जाए, किसी ने खाने में जहर ना मिला दिया हो, इसलिए जो है खास नौकर उसको टेस्ट करते थे कहीं किसी ने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया है। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से कैसे किस तरह भिन्न था? ठीक है, पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरीके भिन्न था? ठीक है, एक सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे ना, तो फिर हम इसको आपको जवाब देंगे। अब सिंपल बात है कैसे भिन्न है। देखो, मोहनजोदड़ो के बारे में तो अभी सही से हमें यह भी जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाती है कि वहां पर शासन व्यवस्था कैसी है, जबकि पाटलिपुत्र में हमें मिलती है कि ये मतलब जो है चक्रवर्ती सम्राट की राजधानी है। एक भारतीय मतलब मगध एक महाजनपद है, ठीक है, महासाम्राज्य है, उसकी कैपिटल है ये, ठीक है, जो चारों ओर प्राचीर से घिरा हुआ है, जबकि मोहनजोदड़ो चारों ओर प्राचीर से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, दूसरा क्या है कि मोहनजोदड़ो में जो अधिकतर मतलब मकाने हैं वो मतलब पक्की ईंटों के बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन पाटलिपुत्र जो शहर है यहाँ पर जो मकान वो कच्ची मिट्टी के हैं और लकड़ी मतलब लकड़ी कास्ट के हैं, और उस तरीके से पक्की ईंटों के मकान इतनी अधिक मात्रा में नहीं है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर देंगे। ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट। अनोखा क्यों है? चक्रवर्ती सम्राट है। शुरू में युद्ध करते हैं, युद्ध के बाद में जो है युद्ध को त्याग देते हैं, फिर जो है युद्ध की नीति के कुछ छोड़ने के बाद में धम्म की नीति यानी कि धर्म की नीति का पालन करते हैं, और जो है अहिंसा का और धम्म का पाठ का संदेश पूरी अपनी जो है प्रजा को देते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। कलिंग युद्ध का वर्णन दिया हुआ है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अशोक के जो वृत्त शिलालेख है यानी कि बड़े शिलालेख है उसका नंबर है 13वां। 13वें शिलालेख में ये जानकारी हमें मिलती है। क्या जानकारी है? 13वां शिलालेख जो है कलिंग का जो युद्ध हुआ है उसके बारे में वर्णन करता है। ठीक है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। राजा कब बने हैं? 259 ईसा पूर्व में, और कलिंग का युद्ध हो रहा है 261 ईसा पूर्व में, उसके 8 साल बाद। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। ठीक है, इससे मुझे क्या हुआ है? अपार दुख हुआ है। कौन कह रहे हैं? राजा कह रहे हैं। जब किसी देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और शरमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं
तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अशोक महान कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने की इच्छा से अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्तीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ठीक है, इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाएं, यानी कि धर्म का मार्ग कैसे अपनाएं, कैसे बढ़ाएं। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना हम आपको जो है बता चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।